Hey, welcome to my YouTube channel Psychic Career with Suruchi. I am Suruchi here. So today I am going to teach about the abnormal psychology. Abnormal psychology क्या है? तो let's talk about myself. So I have done my masters in psychology from Banaras Hindu University, and currently I am doing my PhD from IMS BHU. So let's talk about the abnormal psychology. एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है? ठीक है, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी की आज हम बात जो कर रहे हैं, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एबनॉर्मल क्या होता है। एज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दी वर्ड एबनॉर्मल, एबनॉर्मल दैट मीन्स दैट इज़ डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से जो चीज़ें अलाइन नहीं है, वो डेविएट हो रही है, वो एबनॉर्मल की तरह हम समझ सकते हैं। तो पहले हम तो एक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में डेफिनेशन क्या कहता है। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी, व्हाट साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय बिहेवियर्स, थॉट्स एंड इमोशंस। यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा है कि आपको कैरेक्टराइज करना है। कौन सी तीन चीज़ों को? पहला बिहेवियर्स, व्यवहार। दूसरा थॉट्स, यानी कि हमारा जो सोचने का तरीका है वो। तीसरा हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। ओके, सो ये तीन चीज़ों के बारे में हमें कह रहे हैं कि हमें कैरेक्टराइज करना पड़ेगा किसी भी पर्सन के कि ये तीन चीज़ें अलाइन है कि नहीं। और क्या कर रहा है कि डेविएट ना हो ये सोसाइटल नॉर्म से, दैट डेविएट फ्रॉम सोसाइटल नॉर्म्स, यानी कि ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ अलाइन है या फिर डेविएट कर रही हैं। ये तीन चीज़ें आप देखोगे तो आपको ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी और आपको ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा। और अगर हम गोल के बारे में बात करें कि ये क्या क्यों पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इसका गोल क्या है, तो गोल यानी कि इसका जो लक्ष्य है एबनॉर्मल साइकोलॉजी का, वो लक्ष्य ये है कि हम पहली बात तो अंडरस्टैंड यानी कि समझना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा डायग्नोस करना चाहते हैं। डायग्नोस यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें कैटेगराइज करके एक डिजीज़ के बारे में नाम देना कि उनको ये प्रॉब्लम है और उनके सारे सिम्टम्स को समझना और उन्हें ट्रीट करना। ट्रीट करना इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में मेन गोल ट्रीट ही होता है कि हम ठीक करना चाहते हैं उनको, और आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू देम। और उनके फैक्टर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या उनको और कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि फैमिली इश्यूज़ भी हैं, फैमिली रिलेशनशिप इश्यूज़ है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है जिसके कारण उनका जो डिज़ीज़ है वो इन्हेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स को भी हम समझते हैं। और यहाँ पे फिर और डिटेल में एबनॉर्मल साइकोलॉजी और एबनॉर्मेलिटी के बारे में बताया गया है, जिसमें बोला गया है कि रिसर्चर और थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एबनॉर्मेलिटी को समझने में और ट्रीट करने में। देन नेक्स्ट वी हैव इज 4Ds। साइकोलॉजी में ऐसा होता है कि एबनॉर्मेलिटी को हम 4Ds में कैटेगराइज करते हैं। 4Ds दैट मीन्स कि पहला डेंजर, डेंजर कॉज कर रहा है कि नहीं, कोई भी पर्सन का व्यवहार डेंजर यानी कि रिस्क, हार्म किसी को कॉज कर रहा है कि नहीं। दूसरा इज डेवियंस। डेवियंस मीन्स कि ये अपने डे टू डे बिहेवियर से क्या अलग है या फिर उसके साथ अलाइन है। अगर अलग है तो वो डेवियंस है। तीसरा इज डिसफंक्शन। डिसफंक्शन मीन्स इनकी जो डे टू डे एक्टिविटी जो पहले ये कर रहे थे अब नहीं कर पा रहे हैं, और जिनके कारण उनको भी प्रॉब्लम हो रही है और उनके घर वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है। एंड देन फोर्थ एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रेस। क्या इस बिहेवियर के कारण वो डिस्ट्रेस होते हैं, अनप्लीजेंट लगते हैं, हमें अपसेटिंग लगते हैं। तो हमें ये चार चीज़ें हमेशा देखनी होती है एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए, ये चार चीज़ें। ओके, देन नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, कि साइन और सिम्टम्स क्या क्या है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए।
तो हम तीन चीज़ें समझते हैं। पहला कॉग्निटिव चेंजेस, सेकेंड वन इज़ इमोशनल चेंजेस एंड थर्ड वन इज़ बिहेवियरल चेंजेस। पहला है कि सोच में क्या अंतर आया है, दूसरा है कि उनकी भावनाओं में क्या अंतर आया है, और तीसरा है कि उनके व्यवहार में क्या अंतर आया है। और अगर जैसा कि मैंने कहा कि एबनॉर्मेलिटी को समझने के लिए हमें 4Ds को समझना होगा, तो 4Ds में क्या क्या होगा कि ये तीनों के अंदर हमें देखना होगा कि क्या डेंजर है कि नहीं, डिस्ट्रेस है कि नहीं, और डेवियंस है कि नहीं, और डिसफंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो डिसफंक्शन तो बिहेवियर में आ जाएगा, डिस्ट्रेस हमारा आ जाएगा इमोशंस में, और डेंजर तो तीनों में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर कॉग्निटिव चेंजेस यानी कि क्या आप डिसीजंस लेने में पहले से बहुत अलग डिसीजंस ले रहे हो, किसी को हार्म कर रहे हो। दूसरा इमोशनल चेंजेस यानी कि सैडनेस है, होपलेसनेस है, आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक्स हो गए हो अपने फ्यूचर को लेके कि मेरा तो अब कुछ भी नहीं होगा, एक में रिज़ल्ट नहीं हुआ तो अब किसी में रिज़ल्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की जो थिंकिंग आती है वो सैडनेस और होपलेसनेस को कॉज करती है। तीसरा है बिहेवियरल चेंजेस में कि विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि आप आइसोलेट हो गए हो, अपने रूम में कहीं जाना नहीं चाहते, आइसोलेशन है, और या फिर एक्सेसिव स्लीपिंग है, और कह सकते हैं एक्सेसिव ईटिंग है। तो ये सारी चीज़ें साइन और सिम्टम्स में आती है, जिनको हम तीन चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस। देन नेक्स्ट इज स्टिग्मा एंड सराउंडिंग मेंटल हेल्थ। अब क्या होता है, पहले तो हम लोगों ने कैटेगराइज कर लिया कैसे, 4D से एबनॉर्मल बिहेवियर को। अब देख रहे हैं कि वो पर्सन को आप लोगों ने या फिर सोसाइटी क्या करती है कि स्टीरियोटाइप करती है, या फिर उसे स्टिग्मा की तरह कैटेगराइज करती है, उनको बिल्कुल अलग रखती है और उनको डिस्क्रिमिनेट करती है। इनके जिसके कारण क्या होता है कि दे फील वेरी आइसोलेटेड एंड दे डोंट वांट टू टेक हेल्प। वो हेल्प लेना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अलग हैं और बिल्कुल एक्सक्लूडेड हैं। बेसिकली जो स्टिग्मा होता है वो जो पेशेंट है या फिर जो पर्सन है जो एबनॉर्मल है थोड़ा, वो अपने आप को एक्सक्लूडेड फील करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनको बहुत अपना कोशिश करना चाहिए कि हम उनको एक नॉर्मल फील कराएं, उनको हम एक इंक्लूडेड फील कराएं। सो दीज आर द स्टिग्मा। देन नेक्स्ट इज, अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में तो इतना बात कर लिया, पर फाउंडर कौन है क्लिनिकल साइकोलॉजी की? क्लिनिकल साइकोलॉजी एबनॉर्मल साइकोलॉजी में ही आता है। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल में ही तो हम ट्रीट कर रहे हैं ना, वी आर ट्रीटिंग, वी आर डायग्नोसिंग, so these all come under the clinical psychology. So the founder of clinical psychology is Leiter Whitmer. This is the very important point for CUUT, UG, PG and UGC NET, तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो इन्होंने पहले यही बात की थी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में, और इन्होंने डिफ़िकल्ट कॉन्सेंट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स प्रॉब्लम ये सारे के ऊपर भी बात किया था। देन नेक्स्ट वी हैव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इज़ एमिल क्रैपलिन। इन्होंने तो पूरा का पूरा DSM ही इंट्रोड्यूस कराया हमें। DSM का फुल फॉर्म क्या होता है? डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। इन्होंने स्कीज़ोफ्रेनिया के बारे में सबसे पहले बात किया था, जो इन्होंने कहा था डेमेंशिया पैराकॉक्स, डेमेंशिया पैराकॉक्स किसको बोला था? स्कीज़ोफ्रेनिया को बोला था। ठीक है, तो ये एमिल क्रैपलिन है। इन्होंने DSM और ICD को इंट्रोड्यूस कराया और इन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कॉज करते हैं हमारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को, और इन्होंने क्लस्टर किया सिम्टम्स को, क्लस्टर करके ही तो बनाया क्या? DSM। ओके, नेक्स्ट इज
डीएसएम के बारे में अब यहाँ पे है कि डीएसएम 1 कब आया था, कब एक्सियल सिस्टम हटे थे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आज के लिए इतना ही रख के आई एम सेइंग थैंक यू। If you like this channel, please comment it. If you want to ask anything from me, and please don't forget to subscribe and also like the video. I will come to explain the DSM in the next video. Thank you.